नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हो। मिशन जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका यही रहता है कि वो जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो और इस सिलेक्शन में थोड़ी बहुत मेरी भी भागीदारी हो सके, इसके लिए मैं छोटा सा एक प्रयास कर रहा हूँ जिसका नाम है मिशन विजय भव। आप सभी की जॉब लगे जो भी पढ़ रहे हैं, और जहाँ पर गलतियाँ होती है तो कौन से चैप्टर में क्या गलती हो सकती है इसके लिए मैं हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। तो एमएपी पे आपका स्वागत है। और ये जो मिशन अपना चल रहा है उसमें मिशन विजय भव, आज का जो टेस्ट नंबर 9 है वो है कंजंक्शन पर। 8 टेस्ट हो चुके हैं। जो विद्यार्थी अभी नहीं जुड़े हैं वो नए जुड़ते ही वो सीधा कंजंक्शन ना निकाले। हाँ, लाइव क्लास को तो डेली लें, लेकिन जब भी टाइम मिले तो वो पीछे वाले नाउन से लेकर वो वीडियोस को देखें और अपना इवेल्युएशन करें। वहाँ पर अपने कॉमेंट रखें, बताएं कि कितने आपके सही हो रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं अपने इस वेंचर को, जो कि अब आगे बढ़ चुका है 8 से आगे 9वां कंजंक्शन। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन होता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अपने ग्रीन पेन यूज करें। व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस क्या होते हैं? वो ऑप्शन है पहला आपका, कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं शब्दों को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, है ना। ऐसे शब्दों को कंजंक्शन क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं। क्या वो कंजंक्शन होते हैं? दूसरा ऑप्शन, conjunctions are the words that link other words, phrases and clauses together। conjunction वो होते हैं जो शब्दों को, वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वो शब्द है जो क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब। यहाँ पे बताया है कि वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, फ्रेज को, वर्ड को, क्लोज को, सेंटेंस को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। Conjunctions are the words that identify pronouns, animals, places, think और ideas। क्या कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करवाते हैं पर्सन की, एनिमल की, प्लेस की और थिंग की। और आपका डी ऑप्शन है, कंजंक्शंस आर द ग्रामेटिकल टेल द रिलेशनशिप टू द अदर पार्ट ऑफ स्पीच इन सेंटेंस। कंजंक्शन वो होते हैं जो क्या करते हैं, अदर पार्ट ऑफ स्पीच से उसका रिलेशन बताते हैं। तो जल्दी से बताएं इसमें क्या आंसर होगा। तो देखिए, कंजंक्शन ग्रामेटिकल तो होते हैं लेकिन ये अदर पार्ट ऑफ स्पीच से उसका रिलेशन बयान नहीं करते हैं, ये गलत हो गया। दूसरा, कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई। देखिए, आइडेंटिफिकेशन कौन करवाता है, संज्ञा करवाती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि, है ना। ये आपने हिंदी में सुनी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, पर्सन, स्टफ में सब कुछ आ जाता है। तो उसकी पहचान तो कौन करवाता है, नाउन। तो ये परिभाषा तो हो गई नाउन की, इसलिए ये भी गलत हो गई। फिर है, कंजंक्शन आर द वर्ड दैट मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। तो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को तो एडवर्ब मॉडिफाई करता है। ये परिभाषा किसकी हो गई, एडवर्ब की। तो कंजंक्शन क्या होता है, देखिए कंजंक्शन जो वर्ड बना हुआ है वो कंजंक्शन से, जंक्शन आपने सुना होगा ना कि जैसे मान लीजिए कोई शहर है, वहां पे जंक्शन, जो रेलवे स्टेशन होता है वो जंक्शन होता है वहां पे, ठीक है ना। जंक्शन का मतलब होता है मिलाना, दो चीजों को पास पास में मिलाना, उसे कहते हैं लिंक करने को बोलते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ पे लिंक किसको किया जाता है, दो शब्दों को जोड़ा जाता है कंजंक्शन के द्वारा, दो फ्रेजेस को जोड़ा जाता है, और यहां तक कि उपवाक्यों को भी यानी क्लोजेस को भी जोड़ा जा सकता है। तो फ्रेजेस क्या काम करते हैं, शब्दों को, फ्रेजेस को और क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं। इस हिसाब से कंजंक्शन की परिभाषा कौन सी सही हो गई, परिभाषा नंबर 2। तो जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर किया है उनका आंसर एकदम सही है। आपको पता होना चाहिए कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, लिंक करना किन्हीं दो चीजों को, और जंक्शन इसी से बना हुआ है, मतलब किन दो चीजों को करता है, वो कनेक्ट करता है वर्ड को, फ्रेज को और क्लोजेस को, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के टाइप्स कौन कौन होते हैं, मतलब इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। मतलब ऐसी सीरीज है जिसमें थियोरेटिकल पोर्शन भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ये अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके साथ में अप्लाइड है, या कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल वाला पोर्शन आपका कैसा है, तो दोनों का एक मिश्रण है ये,
ठीक है ना, क्योंकि जो बैंकिंग वगैरह में आते हैं तो वहाँ पे ये थ्योरी नहीं आती, तो थ्योरी वाले अलग है। लेकिन और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनमें ये थियोरेटिकल आता है, तो दोनों ही प्रश्न जिसको आते हैं ना वो बढ़िया तैयारी कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं नहीं अटकेगा, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे वो कहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि थियरी आनी चाहिए। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, प्रॉपर एंड कॉमन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, कंजंक्टिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव, व्यू पॉइंट फोकसिंग, नेगेशन एंड इंटेरोगेटिव। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा है जो कंजंक्शन का टाइप है। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने इसमें ए आंसर किया है उन विद्यार्थियों का आंसर एकदम से गलत है, ठीक है ना, गलत है इन द सेंस कि ये जो है ना एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, प्रॉपर एंड कॉमन, ये है नाउन के टाइप्स हैं। नाउन्स के टाइप कौन से हैं? ये 4 नाउन्स के टाइप हैं। नेक्स्ट, जिन विद्यार्थियों ने सी उत्तर किया है वो भी गलत है। रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव, ये सारे प्रोनाउन के एग्जांपल है, सॉरी टाइप्स हैं। फिर है तीसरा, व्यू पॉइंट फोकसिंग, नेगेशन एंड इंटेरोगेटिव, ये सारे एडवर्ब्स के टाइप्स हैं। अभी जिस विद्यार्थी ने बी उत्तर किया है उसका एकदम से सही है कि एक्चुअली में जो टाइप्स होते हैं कंजंक्शन के वो सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और कंजंक्टिव है ना। तो अगर सही तरीके से करें तो सबसे पहला टाइप होता है इसका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग के अंदर ही एक पार्ट होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है कौन सा? व्हेन बॉयज। व्हेन बॉयज ये सूत्र है, ये एफ का मतलब फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट एंड सो, ये हो गए। कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं जोड़े वाले होते हैं, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये दोनों सेंटेंस कौन से बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। फिर कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ये वो एडवर्ब्स होते हैं एक्चुअली में ये कंजंक्शन और एडवर्ब्स की बीच की स्थिति होती है। ये दिखने में क्या होते हैं? ये समटाइम्स कंजंक्शन का भी काम करते हैं और समटाइम्स किसका करते हैं? एडवर्ब्स का भी काम करते हैं, जैसे मोर ओवर, नेवरदलेस, नन बट, नो सूनर देन, ठीक है ना। ये सारे क्या बिसाइड्स एडवर्ब भी हैं और साथ में कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी हैं, यानी कंजंक्शन का काम भी कर सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे रिजल्ट पे बिलोंग करने वाले, प्लेस को बताने वाले, ठीक है ना, कंडीशन को बताने वाले, रीजन को बताने वाले, व्यू पॉइंट को बताने वाले, ये जितने भी होते हैं वो सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के अपने बेसिक रूप देखें तो आपके 1, 2, 3, 4 चारों को ही पढ़ना जरूरी है। और चारों में कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से सेंटेंस का निर्माण करते हैं, मैं थोड़ा सा थियरी आज आपको समझाऊंगा बाद में। तो इसमें जिसने बी उत्तर किया है वो सही है, ये सारे किसके टाइप है? कंजंक्शन के टाइप है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच इज ऑड ऑफ द गिवन ऑप्शन। नीचे जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑड है, कौन सा सही नहीं है? पहला है कम्युलेटिव, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। दूसरा है एडवर्सेटिव, बट, येट, स्टिल, वाइल। फिर है इलेटिव, बिकॉज, एज, फॉर, सिंस। और फिर है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में और, नॉर, अदरवाइज, एज। तो आपको बताना है कि इन चारों में ओड वन कौन सा है, जल्दी से बताइए। विच वन इज ऑड, कौन सा इनमें ऑड है? सही नहीं है, आप उस हिसाब से कह सकते। देखिए, कम्युलेटिव का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। तो जोड़ने वाले कंजंक्शन दो सेंटेंस को, जैसे एंड साधारण रूप में, बोथ एंड जोड़ने के काम आता है, एज वेल एज जोड़ने, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे इसका मतलब कम्युलेटिव। तो सही है, ऑड नहीं है। ऑड का मतलब होता है विचित्र, अलग, ठीक है ना। दूसरा एडवर्सेटिव, वो होता है जो एक सेंटेंस है या एक क्लोज है उसका जो दूसरा क्लोज है वो विरोधाभासी हो, एडवर्स हो, विरोधाभासी, ठीक है ना। तो विरोधाभासी में बट आता है, यट आता है, स्टिल आता है, वाइल आता है, बिल्कुल ये भी सही हो गया। फिर इलेटिव, इलेटिव रिजल्ट को बताते हैं, ठीक है ना, जैसे सो हो गया, फॉर हो गया, है ना। तो सो और फॉर होता है, तो सो तो इसमें है, लेकिन बिकॉज क्या है? ये वैसे देखा जाए तो चारों के चारों कौन से हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है,
अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बिकॉज इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इस सभी में अगर देखा जाए तो ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और बिकॉज अकेला सबऑर्डिनेट हो गया तो ओड हो गया ना। वैसे भी इलेक्टिव में बिकॉज नहीं आता, सो आता है, फॉर आता है, ठीक है ना, एज नहीं आता, सिंस नहीं आता। तो सिंस भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एज भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और बिकॉज भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए इलेक्टिव कंजंक्शन रिजल्ट को बताने वाला यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन चौथा ऑप्शन पढ़ा नहीं, पहले ही सी करना गलत है ना। ऑल्टरनेटिव बताने वाले ये नहीं तो वो, आइदर ही और हिम, और हो गया ना, नॉर ना ये ना वो, अदरवाइज एल्स, ये सारे हैं बिल्कुल ऑल्टरनेटिव वाले। तो ऑड अलग कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन सी हो गया। इलेक्टिव जो कंजंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, परिणाम को, कॉन्सिक्वेंस को बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिकॉज, सो, बिकॉज, एज और सिंस ये तीनों कोऑर्डिनेटिंग न होके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये पूरी की पूरी श्रेणी किससे रिलेटेड है, ये टाइप्स हैं किसके, कोऑर्डिनेटिंग के टाइप हैं। इसलिए आपका प्रश्न यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो इसकी टेबल है उसको याद कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन सा सेंटेंस है जो एकदम सही से पंक्चुएटेड है। उससे पहले मैं इस सेंटेंस से पहले थोड़ा सा आपको थियरी बता देता हूं। देखिए कंजंक्शन जो होते हैं ना, छोटी सी बात कर लेते हैं, कंजंक्शन के मेजर दो टाइप होते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दो अलग अलग टाइप होते हैं, दो अलग अलग टाइप, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं देखो, एक तो होता है टाइप, पहला टाइप होता है वो अभी हमने 4 किए थे, ये कोऑर्डिनेटिंग के टाइप हैं, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव और अल्टरनेटिव, ठीक है ना। कम्युलेटिव जोड़ने वाला, एडवर्सेटिव होता है विरोधाभासी, इलेटिव होता है जो परिणाम को बताए, अल्टरनेटिव ये नहीं तो वो ऑप्शन को बताता है। 4 तो ये हो गए। इसके अलावा इसके 2 भाग और होते हैं। एक तो तरीका हो गया ये, कुछ तो ग्रामेरियन मानते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग को ऐसे बताना चाहिए जो 4 ऑप्शन मैंने बताए थे वैसे, कुछ ग्रामेरियन इसके 2 पार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग अलग और कोरिलेटिव अलग। कोऑर्डिनेटिंग में वो मानते हैं फैनबॉयज को, और कोरिलेटिव में मानते हैं नाइदर और, आइदर और, जोड़े वाले जितने भी होते हैं ना वो नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, एज वेल एज, ये सारे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पहला टाइप कोऑर्डिनेटिंग, 2 अलग अलग तरीके से इसको बताया जाता है। कुछ ग्रामेरियन इसको 4 तरीके में कोऑर्डिनेटिंग को 4 मान लेते हैं। वो कौन कौन से मैंने बताए थे ये देख लीजिए, लिखे हुए हैं, लिखने की जरूरत। कम्युलेटिव जोड़ने वाले, एडवर्सेटिव विरोधाभासी, इलेटिव जो रिजल्ट को बताते हैं, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इन्हीं को अलग तरीके से कहते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग में तो आप फैनबॉयज लो, फॉर, एंड, नॉट, बट, और, यट, सो, और कुछ बोलते हैं कि कोरिलेटिव को अलग करो, जोड़े वाले 2 को जोड़ते हैं वो नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे वेदर और। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, ये कौन से सेंटेंस का निर्माण करते हैं ये ध्यान रखना, ये कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं हमेशा। और इनके अलावा जो कंजंक्शन बच जाते हैं ना, इतने याद कर लो, इनके अलावा जितने भी बच जाते हैं, चाहे WH वर्ड वाले भी हो, हु, व्हेन, व्हाई, व्हेट, वेयर, जो जितने भी हैं, है ना, वो सारे हो गए। हाउ मच, हाउ मेनी, वो सारे हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में ऑल्दो, यट, सो दैट, ये जितने भी कंजंक्शन है वो सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कैसे वाक्य का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको अगर पूछे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो आपको पता लगाना है कौन सा कंजंक्शन लगा है। अगर इफ लग गया, इफ भी इसमें आता है, इफ लग गया तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कौन सा बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको प्रश्न 2 पूछे जा सकते हैं कि कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो मेजर डिवीजन करें तो सिर्फ 2 ही टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 टाइप हमने अलग अलग, कुछ इस तरह से मानते हैं ग्रामेरियन और दूसरा कुछ इस तरह से मानते हैं। लेकिन किसी तरीके से मानो अगर ये सेंटेंस 2 क्लोजेस को जोड़ते हैं ना तो हमेशा वो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जबकि यहाँ पे अगर
हम बात करें तो ये कंजंक्शन की जो श्रेणी है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये हमेशा कौन से सेंटेंस का निर्माण करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। फोन आज बंद करना भूल गया मैं। चलिए तो ये चीजें तो हो गई। अब प्रश्न ये आपको पूछे कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप कंजंक्शन देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, और कंजंक्शन देख के आप बता सकते हो कौन सा कंपाउंड है। तो सेंटेंस के भी 3 प्रकार हो गए, सिंपल, सिंपल में कोई कंजंक्शन लगता नहीं, कंपाउंड में ये वाले लग जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स में लग जाते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सेंटेंस सही पंक्चुएटेड है? इफ यू डिडंट गो आई वुड कॉल द पुलिस, if you didn't go I would call the police, if you didn't go I would call the police, and if you didn't go I would call the police. Now you tell me which one of among these 4 is punctuated correctly. जल्दी से बताओ कि किस में पंक्चुएशन मार्क है वो सही लगा हुआ है इन चारों में से। तो देखिए पहले मैं आपको इसका भी रोल बताता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। कुछ चीजें समझने वाली होती है। देखिए पंक्चुएशन कैसे चलता है, हालांकि पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कंपाउंड सेंटेंस में पंक्चुएशन कैसे चलता है। 3 तरीके का पंक्चुएशन होता है। देखो, यू कॉल हर बट she, you called her but she, ये एक तो सेंटेंस को भी है ना, called her but she didn't reply। अब आपको लगाना है कि यहाँ पे बट लग गया, क्या ये सेंटेंस सही है? कि आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें यूज किया है, यू कॉल्ड हर बट शी डिडंट रिप्लाई, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। देखिए 3 प्रकार के, इसको 3 तरीके से आप लिख सकते हो इस सेंटेंस को, ये सही नहीं है। तो पहला सही तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिखो, यू कॉल्ड हर, कोमा लगा के, सॉरी सेमीकोलन लगा के, बट शी डिडंट, पहला हो गया सेमीकोलन से। दूसरा तरीका, यू कॉल्ड हर, फिर कोमा, बट, फिर कोमा, शी डिडंट, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है, यू कॉल्ड हर बट, यहां सेमीकोलन, यहां कोमा, शी डिडंट। देखिए अगर सीधा कंजंक्शन आप यूज करते हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हो, और सीधा कंजंक्शन यूज कर रहे हो आप फैनबॉयज में बट वाला, तो ये आपका सेंटेंस का तरीका गलत है, ये कतई सही नहीं है। दूसरा तरीका, अगर आप सिर्फ सेमीकोलन को यूज कर रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन सेमीकोलन है ये बॉन्ड को इतना ज़्यादा स्थायी या मजबूत नहीं बनाता, इसलिए सेंटेंस में जहां स्थायी बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होती है वहां ये कर सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकल रूप से इसको गलत समझा जाता है, ये इनफॉर्मल वे में सही होता है, ठीक है ना। तीसरा तरीका कि आप दोनों तरफ क्या लगाओ, कोमा लगाओ, ठीक है ना। ये तरीका भी कंसिडर गलत किया जाता है, इसकी जगह आप क्या करो, यहाँ पे कोमा लगाओ और फिर इस कोमा को क्या करो, आप हटा दो, यानी कि यहाँ पे कोमा लगेगा फिर बट लगेगा इस तरह से, या यहाँ पे इस तरफ जगह पर आप कोमा दोनों साइड में नहीं लगाओ। तीसरा तरीका है, ये देखो कि एक तरफ तो आप सेमीकोलन लगाओ और कंजंक्शन के, और दूसरी तरफ कोमा लगाओ, ये सबसे सही उपयुक्त माना जाता है कि आप क्या करो, एक तरफ सेमीकोलन लगाओ, फिर कंजंक्शन लिखो और फिर कोमा लगाओ।
फिर ये सेंटेंस सही है। तो आप कहाँ कोमा नहीं लगाओगे, एक तो दोनों साइड में नहीं लगाओगे, इसके पीछे लगाओगे, एक सेमीकोलन लगा सकते हो लेकिन ज़्यादा सही नहीं है। सबसे उपयुक्त तरीका ये होता है। ये क्या है कि कुछ सेंटेंस में कंजंक्शन संबंधी मिस्टेक्स होती है कि कंजंक्शन को कैसे लिखें, पहला तरीका। दूसरा, ये तो कोऑर्डिनेटिंग हो गया। सबऑर्डिनेटिंग में क्या होता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सिर्फ क्या लगता है, कोमा लगता है। कब लगता है कि जैसे दो क्लोजेज होती हैं, अभी आपका सेंटेंस ही देख लीजिए, ये दो क्लोजेज हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ा हुआ है। इफ यू डिडंट गो, तो इफ ये वाली पूरी की पूरी क्लोज क्या हो गई, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, और ये वाली मेन क्लोज हो गई। जब सबऑर्डिनेट क्लोज पहले आती है तो मेन क्लोज कोमा से जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कोमा नहीं लगा, गलत हो गया। यहाँ पे सेमीकोलन लगा है, गलत हो गया। मैंने कहा कि सेमीकोलन का जोड़ सही नहीं होता है। और उसके बाद में यहाँ पे हाइफन लगा है, ये भी गलत हो गया। ये उत्तर एकदम सही है। इफ यू डिडंट गो, फिर कोमा लग गया, फिर आई वुड कॉल द पुलिस, ये वाला एकदम से सही है। अगर ये सेंटेंस है, ये कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आई वुड कॉल द पुलिस, यानी ये क्लोज आगे आ गई। अब दूसरी क्लोज इसको पीछे लेके जाएंगे ना, तो क्या अब कोमा लगेगा? अब कोमा नहीं लगेगा, क्योंकि कंजंक्शन किसका काम कर देगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कोमा का काम कर देता है। तो यहाँ पे इफ यू कॉल द, लेकिन आपको ध्यान किस में रखना था, इस वाले पैटर्न में ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कोमा किस प्रकार से लगते हैं। तो सही तरीका तो क्या है कि आप कोमा को बट के बाद में जोड़ते हुए आप लगा सकते हो, और उससे पहले आप क्या लगाओ, आप सेमीकोलन लगाओ। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, ठीक है ना। हालांकि इस लेवल की क्वेश्चन की एरर आपसे नहीं पूछते, लेकिन मैंने एक जानकारी दी। चलिए अब इसमें बता दो कि कौन सा पंक्चुएटेड सही तरीके से है। आप बता सकते हो तो बताओ। ये अभी बताया था उसी का है कि कौन सा करेक्टली है। पीछे तो सबऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेटिंग जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था। He tried hard but he failed. 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 कौन सा सही होगा, जल्दी से बताओ। देखो, जिन्होंने एक नंबर किया है वो गलत है कि आप कभी भी इस तरह से कॉलन को यूज नहीं करते हो। पंक्चुएशन अगर आप कर रहे हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करके, तो उससे पहले कभी कॉलन यूज नहीं होता। मैंने बताया अभी नहीं हुआ था ना, तो ये गलत हो गया। पीछे वाला को आंसर तो बता दिया था ना मैंने, हाँ बता दिया। दूसरे वाला ही ट्राइड हार्ड, ये देखो एक तरफ क्या आ गया, सेमीकोलन आ गया, फिर कंजंक्शन आ गया। लेकिन आपको मैंने बताया था कि बेस्ट तरीका क्या होता है, एक तरफ सेमीकोलन होना चाहिए, दूसरी तरफ कंजंक्शन के बाद में क्या आना चाहिए था, कोमा। इसमें नहीं आया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तीसरा है, चौथा देखो, ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड। अब मैंने कहा कि सीधा जो कंजंक्शन होता है उसके साथ में या तो आप इस साइड में सेमीकोलन कोमा लगाओ, या फिर यहाँ पे सीधा कोमा लगाओ। आप सीधा ही कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। इसलिए ये सही हुआ, ही ट्राइड हार्ड, फिर कोमा, फिर क्या आ गया आपका कंजंक्शन, ही फेल्ड। ये सही है एकदम से। देखो कौन कौन से तरीके बताए मैंने। एक तरफ तो बट से पहले क्या लगाओ, सेमीकोलन लगा सकते हो, तो यहाँ कोमा लगाओ। एक तरफ बट के पहले कोमा लगा दो। एक और सकता है कि सेमीकोलन लगा दो सिर्फ, लेकिन सेमीकोलन के साथ आप क्या नहीं यूज करोगे, बट यूज नहीं करोगे। तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, सेमीकोलन के साथ में आप बट यूज करके कोमा लगा सकते हो। तो तरीके ध्यान होने चाहिए आपको, अदरवाइज ये क्वेश्चन सही नहीं होंगे। तो जिन्होंने इसमें सी किया है उनका एकदम से सही है। लेकिन ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, यहाँ पे इफ, तो कोमा लगता क्या, तब नहीं लगता। He ran away, he was afraid। ये तो थियोरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी चलते हैं कि जो अप्लाइड क्वेश्चन है उनका क्या होगा। वो दौड़ के चला गया, he was afraid, क्योंकि वो अफ्रेड था, है ना। रीजन बता रहा है, तो रीजन को बताने वाला बट है, वो किसको बताता है, दो जो क्लोजेज होते हैं उनके बीच में क्या करता है, वो एडवर्स इफेक्ट को बताता है। ये था, लेकिन वो ये हो गया, तो बट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसका इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ा। अगर हमने यहाँ पे बट किया तो वैसे तो सही है, कोमा लग के। ही रैन अवे, वो भाग गया, बट ही वॉज अफ्रेड, लेकिन वो अफ्रेड था नहीं। ये दोनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे के क्या नहीं कर रहे हैं, विरोधाभासी नहीं है, तो इसलिए बट नहीं लगेगा। सो परिणाम ये निकला क्या कि वो दौड़ गया,
परिणाम ये निकला कि वो अफ्रेड था, नहीं, अफ्रेड था इसका परिणाम ये निकल सकता था। ये क्लोज आगे आती, ये पीछे जाती तो 100 लग सकता था, लेकिन गलत है ये भी। ही रैन अवे, वो दौड़ गया, भाग गया। ही वॉज अफ्रेड एंड ही वॉज अफ्रेड, वो दौड़ गया और वो अफ्रेड है। कोई दौड़ता है इसका मतलब ये थोड़ी है ना वो हमेशा क्या है, डरा हुआ है, नहीं, दौड़ने वाले डरते हैं, ये जरूरी थोड़ी। फिर मॉर्निंग वॉक करने वाले तो सारे ही डर रहे हैं। ही रैन अवे फॉर ही वॉज अफ्रेड, वो इसलिए भागा क्योंकि वो अफ्रेड था। क्योंकि रिजल्ट कौन, रीजन बता रहा है ये, ठीक है ना, रीजन और रिजल्ट। ही रैन अवे रीजन है, बट ही वॉज फॉर ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो क्या था, अफ्रेड था, ठीक है ना। ये कौन सा है, इलेक्टिव है। तो जिसने सी किया है उन विद्यार्थियों का ये सही है। बिकॉज का रीजन का मतलब यहां पे बिकॉज और एज इनका मीनिंग दे रहा है ये फॉर। आपको ये ध्यान देना है कि फॉर यहां पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पूछा गया है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में अगर सेंटेंस आता तो आपको इनमें से कोई करना, ठीक है ना। इनके मीनिंग तीनों के सेम है। आगे है मेक हैस्ट यू विल बी लेट, जल्दी करो और नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। सेंटेंस का मीनिंग तो यही है, मेक हैस्ट बट यू विल बी लेट। जिन्होंने बट किया है वो बिल्कुल गलत है। क्यों, बट विरोधाभासी नहीं है, ये तो कह रहा है कि जल्दी करो वरना लेट हो जाओगे, वरना लेट हो जाओगे, ये तो क्या है, इसका रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, रीजन बता रहा है, सॉरी, मेक हैस्ट सो यू विल बी लेट, जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। ये कह रहा है कि अगर तुमने सो लगा दिया इसका मतलब इसलिए तुम लेट हो जाओगे क्योंकि तुम जल्दी कर रहे हो, इसलिए लेट हो जाएंगे, जल्दी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं लेट ना होने के लिए, इसलिए सो भी नहीं लगेगा। फॉर यू विल बी लेट ये भी नहीं होगा, जहां सो होता है वहां फॉर है। मेक हैस्ट एल्स यू विल बी लेट, एल्स का मतलब हो गया अदरवाइज, जल्दी करो वरना तुम क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए और इनके थोड़े हिंदी में मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको, उसके बाद इसके आंसर आ सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने किया है डी उनका एकदम से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम श्योर ही सेड सो इफ दैट देयरफॉर येट, मैं श्योर हूं कि उसने वो कहा था। आई एम श्योर येट ही सेड सो, मैं श्योर हूं फिर भी उसने ये कहा, नहीं, ये मीनिंग नहीं निकल रहा। आई एम श्योर इफ ही सेड सो, मैं श्योर हूं कि उसने ऐसे कहा, अगर उसने ऐसे कहा, क्या मतलब हुआ, इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। आई एम श्योर देयरफॉर ही सेड सो, मैं श्योर हूं क्योंकि उसने ऐसे कहा इसलिए उसने ऐसे कहा, मीनिंग नहीं निकल रहा। आई एम श्योर दैट ही सेड सो, मैं श्योर हूं कि उसने ये कहा, इसलिए आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। जिन विद्यार्थियों ने बी किया उनका आंसर एकदम सही है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9 नंबर, वेट शी रिटर्न्स, वे इंतजार करो जब तक वो आती है, टिल वेदर बिकॉज ऑल्दो। वेट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कि क्या हो सकता है। 9वें क्वेश्चन में क्या होगा, यद्यपि वो आती है, नहीं, इंतजार इसलिए करो क्योंकि वो आती है, नहीं, वेट करो वेदर सी रिटर्न्स, का शायद वो आ जाए, नहीं, वेट करो तब तक जब तक वो आती है, ठीक है ना, तो टिल लगेगी। समझ गए, बहुत ही सिंपल था, इंतजार करो जब तक कि वो आती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि टिल और अनटिल में वैसे कोई है ना डिफरेंस नहीं होता है, दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो डोंट वरी, कोई ऐसे मत सोचना इसमें नॉट ऐसे लगे या वैसे लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ सेंटेंस का थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, मीनिंग सेम होता है। तो ए जिन्होंने किया उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, 10th अपना, शी फिनिश्ड फर्स्ट शी बिगेन लेट। पहला है आपका टिल, वेदर, बिकॉज, ऑल्दो। तो बताइए चारों में से क्या होगा। उसने फर्स्ट फिनिश किया, उसने लेट ज्वाइन किया, तो बताओ क्या हो सकता है। टिल समय को बताने वाला नहीं है, शी फिनिश्ड फर्स्ट टिल शी बिगेन लेट, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। वेदर या तो ज्वाइन करो या नहीं करो, यानी उसने किया नहीं किया लेकिन फिनिश फर्स्ट किया, नहीं, तो अगर वो ज्वाइन नहीं करेगी तो कैसे होगा, ये भी गलत। शी फिनिश्ड फर्स्ट
बिकॉज शी बिगेन लेट, उसने पहला स्थान प्राप्त किया क्योंकि वो लेट उसने शुरू किया था। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई फिनिश बढ़िया जल्दी कर ले और लेट चले? ऐसा नहीं है, बराबर चलना पड़ता है। तो ये तो एकदम कंट्रोवर्सी हो गई। शी फिनिश्ड फर्स्ट ऑल्दो शी बिगेन लेट, हालांकि उसने लेट ज्वाइन किया लेकिन फिर भी उसने पहला स्थान प्राप्त किया, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल्दो आ जाएगा। ऑल्दो इज इक्वल टू यट, ये भी यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट को बता रहा है, एडवर्स इफेक्ट को बता रहा है। तो जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन किया है उनका सेंटेंस एकदम से सही है। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, टेक केयर यू शुड फेल। टेक केयर यू शुड फेल, पहला है बिकॉज, लिस्ट, एज इफ, कॉन्सिक्वेंटली। ऐसे सेंटेंस में मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखो ऐसे सेंटेंस जो आपको कंजंक्शन से रिलेटेड पूछते हैं ना, वहां पे शुड दिखे ना, यू शुड फेल ऐसे, ठीक है ना, शुड वाला, और यहाँ पे ऑप्शन आपको लिस्ट दिखाई दे, लेस्ट, आप वो कर दो, क्योंकि लेस्ट अपने साथ में कौन सा मॉडल लेता है? शुड लेता है, इसलिए बी हो गया। और ये मीनिंग किसका देता है? और का देता है। टेक केयर और यू शुड फेल, है ना, फॉल, सॉरी फॉल है, फेल बोल गया मैं। टेक केयर और यू शुड फॉल, तो वरना तुम क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। तो यहाँ पे ये सीधा सा है एकदम, आपको ऑप्शन देखते ही ये करना है। ये बैंकिंग में ऐसे समझाते हैं। देखो बैंकिंग में जो प्रश्न पढ़ के आते हैं उनको ऐसे नहीं समझाते ये इलेटिव है वो, उनमें सिर्फ 100 रूल बता दिए जाते हैं, और वो भी बताएं तो बताएं, है ना। इंग्लिश को एकदम लेट रखते हैं, वो इतना ज़्यादा उसको कंफ्यूज करते हैं, सिखाते कुछ नहीं है। जबकि 3 महीने में मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति ग्रामर को अच्छे से सीख सकता है, एरर को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन सिखाया नहीं जाता। प्रॉब्लम है ये अपने, और लोग भी है ना ऐसे शॉर्टकट चाहते हैं कि 100 रूल से बन रहे हैं अपने बैंक पीओ, अपने क्या ज़रूरत है? लेकिन ज़रूरत है आगे के समय में जो चीज़ें फैक्ट्स आपको आनी चाहिए ना, कोई आपसे पूछ भी सकता है, आपके बच्चे आपसे पूछ सकते हैं। तो जनरली कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप पढ़ते हो अच्छे से, ठीक है। तो 11वां हो गया। 12वां क्वेश्चन है, वी हैव सक्सीडेड बेटर वी होप्ड दैट देन लिस्ट। जल्दी से बताओ कि इसमें क्या होगा? बेटर। ओके, देखिए ये यहां पे क्या है, क्या है बताइए? डिग्री ऑफ कंपैरिजन चल रही है, कंपैरिजन डिग्री में लगा है बेटर, और बेटर यानी ER लगा है, तो यहां पे कौन सा लगेगा? देन ये लगेगा, क्योंकि डिग्री जब बात चलती है तो ही इज बेटर देन, तो वी हैव सक्सीडेड बेटर देन, देन कौन सा लगेगा? THAN वाला, तो कौन सा लगेगा? THAN वाला, ना कि EN वाला। EN वाला कौन सा होता है? समय को बताने वाला होता है बाद में, और देन यहाँ पे कंपेयर को बता रहा है, कंपैरिजन को बता रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, कंपैरिजन जब उसमें किया जाता है तो ER यानी बेटर देन, सुनर देन, तो ये जो डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके बाद में जो देन लगता है THAN वाला लगता है, वो सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। THEN समय को बताता है, ठीक है ना। हालांकि ये दोनों ही क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं और कंजंक्शन का काम भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा कंजंक्शन हो गया? THAN, ये कंजंक्टिव कंजंक्शन हो गया। तो जिन्होंने इसमें बी उत्तर किया है उन विद्यार्थियों का बिल्कुल सही है, बाकी बच्चे भी ध्यान दें। जैसे मैंने इसके बारे में आपको बताया था ना, उसी तरह से इसमें देन में आपको ध्यान रखना है। तो बेटर कौन सा? देन THAN वाला, ना कि EN वाला, ध्यान। और लिस्ट वाला आपको बताया था, ठीक है ना। एक और देखो, सेंटेंस अगर है ना हार्डली या स्केर्सली से बिगिन हो तो आगे वैन लगता है, और बाकी सब में है ना नो, सुनर देन, बेटर देन, इनमें देन लगता है। तो हार्डली और स्केर्सली से बिगिन होने वाले सेंटेंस में क्या लगता है? देन की जगह वैन लग जाता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और बाकी जितने भी होते हैं ना, नो, सुनर देन, बेटर देन, जितने भी हैं उनमें देन ही लगता है। लेकिन हार्डली से बिगिन होने वाले सेंटेंस होते हैं, स्केर्सली से बिगिन होने वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें देन की जगह क्या लग जाता है? वैन लग जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। बैंकिंग का रूल नंबर 3, यानी बैंकिंग में इस तरह से रूल सिखाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि बैंकिंग की भी हम छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं, तो
यहां से क्या होगा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हार्डली और स्केर्सली से बिगिन होने वाले सेंटेंस में क्या लगेगा, वैन लगेगा, और बाकी जो कंजंक्शंस हैं वो देन लगाता है अपने साथ में अगर कंपैरेटिव डिग्री आती है तो, ठीक है ना, ध्यान रखना है ये भाई। नो वन नोज द चाइल्ड वेंट, किसी को पता नहीं है कि वो लड़का कहां गया, कहां का सेंस आ रहा है सेंटेंस में, यानी द चाइल्ड वेंट, तो यहां कहां के सेंस में लगेगा, तो कहां के सेंस में, हु, व्हाट, विच, वेयर, कौन सा आएगा, जल्दी से बताओ। 13वें क्वेश्चन में कौन सा कंजंक्शन काम में आएगा, और मुझे ये भी बताना है ये कौन से कंजंक्शन है, चारों के चारों, क्या ये कोऑर्डिनेटिंग है, ये सबऑर्डिनेटिंग है। जिन्होंने सबऑर्डिनेटिंग उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग फैन बॉयज नाइदर नॉर आइदर और वो वाले होते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। दूसरा, समय को स्थान को बताने वाला कंजंक्शन हु होता है, वो व्यक्ति को बताता है, व्हाट है किसी भी थिंग को बता सकता है, विच है चूज करने के लिए बता सकता है, स्थान के लिए आता है वह। तो इसमें जिन्होंने डी उत्तर किया उनका बिल्कुल सही है, कोई नहीं जानता वो लड़का कहां गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम यू प्लीज, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तब आओ, whenever, wherever, whichever, whatever, however। तो कौन सा यहां पे आपको कंजंक्टिव एडवर्ब फिट बैठ रहा है, कम जब भी तुम्हें खुशी हो, जब तुम्हें अच्छा लगे तुम आ जाओ, however यद्यपि, नो, whatever कैसे भी, नो, whichever कौन सा भी, नहीं, whenever जब कभी, तो जब कभी तुम्हें अच्छा लगे तुम आ जाओ, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, whenever हो जाएगा। इन तीनों के मीनिंग हिंदी में अगर आप जानते हो तो आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 15th नंबर, ये 14 था क्या, यस 15th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा, द बॉय द गर्ल आर हियर, तो ऑल्दो येट, वेदर और, बोथ एंड, नो सूनर देन। देखो नो सूनर के साथ में देन लगा है, THAN, ये यही सही है, और हार्डली आता तो क्या लगता है यहाँ पे, वैन, स्केर्सली आता तो क्या लगता है यहाँ पे, वैन, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो बताओ पहला सेट करते हैं, ऑल्दो द बॉय येट द गर्ल्स आर हियर, लड़का है लड़कियां फिर भी नहीं है, फिर भी है, लड़का है लड़कियां फिर भी है, कोई सेंटेंस मीनिंग नहीं दे रहा है। वेदर द बॉय और द गर्ल्स आर हियर, तो वेदर और जब कंजंक्शन लगता है तो इस हिसाब से ये भी गलत है, या तो लड़का और या लड़कियां, या तो लड़का या लड़कियां यहां है, कोई मतलब नहीं है। नो सूनर देन, ना केवल लड़के, तो नो सूनर देन क्या करता है, अपने बाद में इन्वर्जन करता है, तो इन्वर्जन इसमें सेंटेंस में हुआ ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब इन्वर्जन क्या है मैं आगे बताऊंगा। अब बोथ द बॉय यानी लड़का एंड द गर्ल और वो लड़की आर हियर, यानी लड़का और लड़की दोनों ही यहां हैं, यानी ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हो गया कम्युलेटिव कंजंक्शन के हिसाब से ये सेंटेंस एकदम सही है। तो इसमें जिन्होंने सी उत्तर किया है वो बिल्कुल सही है। आपको पूछे तो कम्युलेटिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है। ही बॉट बनानास स्ट्रॉबेरीज, उसने बनाना खरीदे और स्ट्रॉबेरी खरीदी, सो येट बट एंड, उसने बनाना खरीदे इसलिए स्ट्रॉबेरी खरीदी, जरूरी है क्या, ये रीजन है क्या, फिर भी उसने स्ट्रॉबेरी खरीदी, बनाना खरीद के भी, क्यों, दोनों खरीदे जा सकते हैं, बट येट दोनों एक ही मतलब होते हैं, फिर भी, एंड उसने बनाना भी खरीदे और उसने स्ट्रॉबेरी भी खरीदी, दोनों खरीदे जा सकते हैं, तो ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी दो चीजें एक के बाद एक क्रम में जोड़ी जा रही है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा डी। जिन विद्यार्थियों ने डी किया है उनका आंसर सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्क हार्ड यू विल फेल, otherwise nevertheless if indeed। मीनिंग देखो इसका क्या निकलेगा। पहला, अगर आप इंडीड करते हो, मेहनत करो वास्तव में तुम फेल हो जाओगे, अच्छा फिर क्यों मेहनत करें जब वास्तव में ही फेल हो जाएंगे। मेहनत करो अगर तुम फेल होते हो तो फिर क्यों करेंगे मेहनत जब फेल ही होना है तो। मेहनत करो उसके बावजूद भी तुम फेल हो जाओगे तो क्यों मेहनत करेंगे जब उसके बावजूद।
मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, अदरवाइज। तो जिन्होंने ए किया है वो सही है। तो इनका मीनिंग देखना पड़ता है कि कौन सा मीनिंग निकल रहा है। तो 17 में जिन्होंने ए किया है वो सही है, वरना इसमें तो मेहनत करो और तुम फेल होगे, श्योर ही है इन तीनों में करते हो तो। जबकि ऐसा नहीं होता, मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, ये सही है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपके माता पिता के सपने हैं ना वो बहुत बड़े हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर आप माता पिता ही क्यों कहते हो हर बार, आपके भी तो सपने हैं, मतलब आपके इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के भी तो सपने होते हैं। देखिए आपके सपने अभी से बनने शुरू हुए हैं, उनके आपके जन्म से पूर्व के सपने होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि उनके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो आप इसे, सबकी एक्सपेक्टेशन तो आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आप मेहनत कर सकते हो। तो मेहनत करो, मेरा कहने का मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 18, आई कैन नॉट सॉल्व दिस पजल, शी हेल्प्स मी। मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था इस पहेली को, इसलिए उसने मेरी मदद की। अनलेस, अनटिल, बट, फॉर। आई कैन नॉट सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाता। शी हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करती है। इसलिए वो मेरी मदद करती है? नहीं, वो मेरी मदद, आई कैन नॉट सॉल्व दिस पजल बट शी हेल्प्स मी, मैं सॉल्व नहीं कर सकता लेकिन फिर भी वो मेरी मदद करती है। नहीं। अनटिल समय के लिए आता है, समय है नहीं। अगर वो मेरी मदद नहीं करती है, अनलेस इज इक्वल टू इफ, अगर वो मेरी मदद नहीं करती है तो मैं इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकता। तो अनलेस भी सही है और इफ भी सही है, तो यहाँ पे ए उत्तर क्या हो जाएगा? सही। जिन विद्यार्थियों ने ए किया उनका आंसर सही है। मूव करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दे लेफ्ट, ही रिटर्न्ड, देन, सिंस, व्हेन, येट। वो चले गए, वो आया, देन बाद में, दे लेफ्ट, देन ही रिटर्न, दे लेफ्ट सिंस ही रिटर्न, ये भी गलत है, ये भी गलत है। येट ही रिटर्न, वो गए फिर भी वो आया नहीं। वो चले गए कब? व्हेन ही रिटर्न, जब वो आया तब वो चले गए, उसका रिजल्ट ये निकला। तो ये उत्तर एकदम से सही है। सेंटेंस में सेट देन भी हो रहा था, व्हेन भी हो रहा था, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर कौन दे रहा है? व्हेन। जिन्होंने व्हेन किया उनका सही है। आज जिनके 18 से ज्यादा सही होंगे ना, वो बढ़िया में है। Did she reach school? It stopped raining. Although yet whether or both and no sooner than. जल्दी से बताओ। तो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था इन्वर्जन, पहले वो समझ लो। इन्वर्जन, इन्वर्जन सेंटेंस में क्या करता है? जैसे he is going to school, सबसे पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, ये रूल होता है। उसके बाद में एन वर्ब आती है, ठीक है ना। लेकिन जब इन्वर्जन होता है ना सेंटेंस का, जब इन्वर्जन होता है सेंटेंस का, तो सहायक क्रिया आगे चली जाती है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। इन्वर्जन का मतलब है स्विचिंग द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब में पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है ना। तो ही इज गोइंग की जगह आप इज ही गोइंग कर रहे हो ना, ये इन्वर्जन है। तो इसका मतलब जितने भी इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं वो कौन सी घटना से बनते हैं? इन्वर्जन से बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो क्या कर देते हैं? बिना इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी वाक्य में इन्वर्जन कर देते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है नो सूनर, नो सूनर देन। ये जब भी सेंटेंस में बिगिन में आता है ना, ये सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नहीं बनाता है, उसके बावजूद भी क्या कर देता है? इन्वर्जन कर देता है। जैसे ये सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस में सही कौन सा होगा? नो सूनर एक मिनट, कौन सा? ये वाला, नो सूनर ही पिक्ड इट देन इट क्राइड। उसने उसको पकड़ा ही नहीं, उससे पहले ही वो रोने लग गया। ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जब भी नो सूनर सेंटेंस में लगता है ना, तो एक घटना हो जाती है। वो क्या हो जाती है इस सेंटेंस में? फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, नो सूनर। अब ही पिक्ड है तो इसमें वर्ब है ही नहीं, तो क्या लगोगे? सेकंड फॉर्म के लिए क्या आ जाती है बचाने के लिए? डिड ही
पिक, यानी नो सूनर अपने बाद में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो नो सूनर डिड ही पिक हो जाएगा, नो सूनर ही पिक्ड नहीं होगा। इसी घटना को क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं। तो इन्वर्जन क्या करता है, सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने का काम करता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, नो सूनर देन, हार्डली, स्केर्सली, उसके अलावा अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, ये जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, और ये क्या करते हैं, सेंटेंस में इन्वर्जन कर देते हैं। ये जब भी सेंटेंस में आगे आते हैं तो उनके बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता, उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। ये रूल होता है इन्वर्जन का। तो यहाँ पे नो सूनर जो है वो क्या कर रहा है, इन्वर्जन कर रहा है, इसीलिए डिड आया है, नो सूनर के बाद में डिड आया है, ठीक है ना। तो ये तीनों इन्वर्जन नहीं करते, इसलिए गलत हो गए। नो सूनर डिड ही रीच द स्कूल देन इट स्टॉप्ड रेनिंग। तो इसमें इन्वर्जन हुआ है सेंटेंस में, इसलिए इन्वर्जन इन चारों में कौन करता है, सिर्फ ये करता है। तो इन्वर्जन करने वाले जो वर्ड्स हैं, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, अंडर नो कंडीशन, नो सूनर देन, हार्डली, स्केर्सली, ये सेंटेंस में बिगिन होते हैं, क्या कर देते हैं, इन्वर्जन। हालांकि सेंटेंस इन्वर्जन क्या करता है, काम क्या इन्वर्जन का, इंटेरोगेटिव बनाने का, लेकिन ये लगने के बाद में इंटेरोगेटिव नहीं बनता, फिर भी इन्वर्जन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है ये बात। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, डी। फिर 21वां क्वेश्चन क्या है, माई वॉइस वॉज शेकिंग ऑल माई एफर्ट्स टू बी नॉर्मल। मेरी आवाज कांप रही थी और मेरे सारे एफर्ट्स क्या थे, नॉर्मल थे। तो क्या हो जाएगा, मोर ओवर, और ज्यादा मेरे एफर्ट्स नॉर्मल हो रहे थे, मतलब मेरी आवाज कांप रही थी और ज्यादा मेरे एफर्ट्स नॉर्मल थे। नॉर्मल कैसे हो सकते हैं जब आपकी आवाज कांप रही है। 10 उसके बाद में ऐसा हुआ नहीं, हाउएवर, यद्यपि, यानी मेरी वॉइस कांप रही थी उसके बावजूद, हाउएवर ऑल माय एफर्ट्स टू बी नॉर्मल नहीं, इसमें होगा डिस्पाइट, के बावजूद। मेरी वॉइस कांप रही थी उसके बावजूद भी मेरे जितने भी एफर्ट्स थे वो सारे नॉर्मल थे। तो जिन्होंने इसमें ए किया है उन स्टूडेंट्स का आंसर एकदम से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ही वॉज ए टैलेंटेड साइंटिस्ट, अ राइटर ऑफ सम बुक्स, मोरओवर, इन एडिशन, बिसाइड्स, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, कुछ व्यक्ति तो बस यहाँ ऑल ऑफ द अबव सर आ गया ना, आपने बोला था ना, वही होगा, हो भी सकता है। देखिए कौन सा है, वो एक टैलेंटेड साइंटिस्ट है और एक राइटर भी है कुछ किताबों का, मोर ओवर, इसके बावजूद, इन एडिशन, इसके बावजूद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इसके बावजूद, तीनों के मीनिंग सेम निकल रहे हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। तो जिन विद्यार्थियों ने डी इस लॉजिक के हिसाब से किया तब तो सही है, और सीधा ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर रहे हो तो ये गलत बात है आपकी। क्वेश्चन नंबर 23, शी वॉज फीलिंग बैड, शी ट्राइड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हर वर्क। ठीक है ना, वो बैड फील कर रही थी और उसके बाद में उसने फिर भी उसने कॉन्सेंट्रेट किया अपने काम पर, फिर भी किया है बिल्कुल। तो डिस्पाइट, के बावजूद, सब्सिक्वेंटली, रेदर या हाउएवर। वो फीलिंग कर रही, वो बैड फील कर रही थी, उसके बावजूद भी वो कर रही थी, हाउएवर, के बावजूद भी वो कॉन्सेंट्रेट कर रही थी अपने काम पे। तो मीनिंग इसका ही निकल रहा है, इन तीनों का निकल ही नहीं रहा है। तो जिन्होंने हाउएवर किया है उनका सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द जूरी फाउंड हिम गिल्टी दैट द एविडेंस वाज वेरी वीक, नॉटविथस्टैंडिंग, फर्दरमोर, अकॉर्डिंगली, लेटली। लेटली समय के लिए लगता है तो गलत हो गया। अकॉर्डिंगली, इन तीनों में देख लो कौन सा होगा। फर्दरमोर, इससे ज्यादा, द जूरी फाउंड हिम गिल्टी, इससे ज्यादा, एविडेंस नहीं, वीक, ये तो मतलब ही नहीं। तो नॉटविथस्टैंडिंग, अकॉर्डिंगली, दोनों में क्या लगेगा। जूरी ने उसे दोषी पाया, दैट द एविडेंस वाज वेरी वीक, हालांकि एविडेंस क्या थे, वीक थे, उसके बावजूद भी हालांकि, है ना, तो क्या हो जाएगा, नॉटविथस्टैंडिंग आता है उसमें, कि उसमें एविडेंस वो कमजोर थे, उसके बावजूद भी जूरी ने उसके क्या पाया, गिल्टी पाया। तो के बावजूद, डिस्पाइट की जगह ये आ रहा है। अंतिम क्वेश्चन है आपका आज का, द वेदर वाज स्टॉर्मी, वी हैड अ ग्रेट टाइम। तो क्या होगा, रिगार्डलेस, स्टिल, नॉनदलेस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी डियर स्टूडेंट्स तीनों ही ऑप्शन के मीनिंग ये है, के बावजूद, ये हालांकि के सेंस में। तो उत्तर हो जाएगा डी, द वेदर वॉज स्टॉर्मी, रिगार्डलेस वी हैड, उसके बावजूद भी अच्छा समय था, स्टिल हमारे पास अच्छा समय था, नॉनदलेस उसके बावजूद भी था। तो तीनों के मीनिंग सेम है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। इस टेस्ट में 18+ जिसने लिया है उसका स्कोर बढ़िया है। आप मुझे अपने सजेशन जरूर दीजिए, अपना स्कोर जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट 10वां टेस्ट जो होगा वो कल,
उसमें। थैंक यू।